हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? होप्स यू ऑल आर गुड एंड सेफ। सो गाइस, आज हम लोग करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड दैट इज इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सी, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी जो वेटेज है दैट विल बी समवेयर अराउंड 5 to 6 मार्क्स इन योर एग्जाम्स एंड आई एम वेरी श्योर कि ये चैप्टर अगर आप मेरे से एक बार ही पूरा अच्छे से समझ लोगे तो आपसे सारे एमसीक्यू इसके बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, पॉइंट इज कि आपको रटना कुछ नहीं है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड एक बार ही सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए तो इसके जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो भी आपको पूरी तरह से समझ आ जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है। तो इसमें हम थ्योरी भी कवर करेंगे और प्रैक्टिकल भी कवर अप करेंगे। ठीक है जी, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। देखिए, प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में जानने से पहले आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई कंपनी मार्केट से पैसा रेज करती है, तो या तो वो इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल पैसा रेज करती है या फिर इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, डिबेंचर्स, इस तरह से पैसा रेज करती है। अब होता क्या है कि अगर कंपनी बाय द वे ऑफ शेयर कैपिटल, इशूइंग ऑफ शेयर कैपिटल पैसा रेज करेगी तो याद रखना कंपनी के पास दो ऑप्शंस होती हैं बेटा। पहला, कंपनी अगर चाहे तो ऑर्डिनरी शेयर्स इशू कर सकती है और कंपनी अगर चाहे तो प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है। ठीक है, जो दे आर टू टाइप्स ऑफ शेयर, वन इज ऑर्डिनरी, वन इज प्रेफरेंस। अब ये ऑर्डिनरी शेयर्स क्या होते हैं, इन्हीं को आप क्या बोलते थे? इक्विटी शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर्स को ही आप क्या बोलते हो? इक्विटी शेयर्स बोलते हो। ठीक है जी। तो अब बच्चा कहता है सर एक बात बताओ, ये जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ये ऑर्डिनरी शेयर से अलग कैसे होते हैं? देखिए, नाम से ही क्लियर है, जितने भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं दे आर हैविंग प्रेफरेंशियल राइट्स ओवर डिविडेंड्स एंड रीपेमेंट। दोनों के अंदर उनका प्रेफरेंशियल राइट्स होता है एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कंपनी के पास पैसा पड़ा हुआ है और कंपनी को अगर डिविडेंड देना है तो याद रखना कंपनी पहले किसको डिविडेंड देगी? प्रेफरेंस को। उसके बाद ही कंपनी डिविडेंड दे सकती है टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स। इन द सिमिलर मैनर अगर कल को कंपनी लिक्विडेट हो जाती है और एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन कंपनी को रीपेमेंट्स करनी है तो याद रखना कंपनी पहले किसको पे ऑफ करेगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और उसके बाद कंपनी पे ऑफ करेगी टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी, व्हाई डू वी कॉल दीज शेयर्स एज प्रेफरेंस शेयर्स? बिकॉज द होल्डर ऑफ दीज शेयर्स आर गिवन प्रेफरेंशियल राइट्स ओवर डिविडेंड्स एज वेल एज रीपेमेंट्स। क्लियर है? यस सर। तो सबसे पहले हमने समझा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, समझ आ गया हमें। अब आ जाता है फीचर्स क्या है। देखो, फीचर्स के अंदर ना सबसे पहला फीचर तो यही है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास राइट ऑफ वोटिंग नहीं होता। हालांकि मैं कुछ एक्सेप्शंस दिखाऊंगा जहां पर इनके पास राइट टू वोट भी आ जाता है, बट इन जनरल अगर कोई पूछता है तो यस, वोटिंग राइट किसके पास होते हैं? टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव नो वोटिंग राइट्स इन द एजीएम ऑफ द कंपनी। दे आर टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड राइट होता है इनका एसेट्स पर एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। और जब भी मैं राइट्स की बात करता हूं तो हम लोग राइट इन कंपैरिजन टू ऑर्डिनरी शेयर्स की बात करते हैं, यानी कि ऑर्डिनरी को कुछ भी देने से पहले क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले पेमेंट करनी पड़ती है, भले ही वो डिविडेंड की हो, भले ही वो रीपेमेंट की हो। क्लियर है? यस सर। अब क्वेश्चन आया सर कितने तरह के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं? सर एक होता है क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। वैसे तो आपको सब ये आता होगा, आई एम वेरी श्योर, तो आई विल टेक जस्ट 30 सेकेंड्स टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। देखिए, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स नाम से ही क्लियर है। सपोज करो कि अगर कंपनी ने करंट ईयर में आपको डिविडेंड नहीं दिया, ठीक है, तो देयर आर टू थिंग्स नाउ। अगर तो वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है तो वो जो डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड हमने आपको नहीं दिया करंट ईयर में, दैट गेट्स क्यूमुलेट, वो एक्यूमुलेट होता चला जाता है
और मान लो सेकेंड ईयर में भी नहीं दिया तो वो भी एक्यूमुलेट होता चला जाएगा। सो वो जो एक्यूमुलेशन होता जा रहा है कंपनी को इन एनी केस वो देना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके पास प्रेफरेंशियल राइट्स हैं कि जब तक आप उन्हें नहीं दोगे डिविडेंड आप इक्विटी वालों को नहीं दे सकते। तो क्यूमुलेटिव के अंदर याद रखना कंपनी का ऑब्लिगेशन कभी भी लूज नहीं होगा, यानी कि कंपनी को तो पे करना ही पड़ेगा। अगर आप करंट में नहीं दे रहे कोई बात नहीं, इसको क्यूमुलेट करो, आप नेक्स्ट ईयर दे देना, उसके नेक्स्ट ईयर दे देना। सो दिस इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव। लेकिन अगर ये नॉन क्यूमुलेटिव है, अगर ये क्या है नॉन क्यूमुलेटिव है, तो आप समझ सकते हो कि अगर करंट ईयर में कंपनी ने नहीं दिया प्रेफरेंस तो क्या कंपनी के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसको नेक्स्ट ईयर में देना है। क्लियर है। अब बच्चा कहता है सर एक बात बताओ, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में ये मेंशनड ही नहीं होता कि वेदर क्यूमुलेटिव है या नॉन क्यूमुलेटिव है, तो फिर हम इसको क्या माने। वेरी गुड, तो ये पॉइंट अंडरलाइन कर लीजिए। इन केस अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो इट इज अज्यूम्ड इट इज क्यूमुलेटिव इन नेचर। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि इन केस अगर ये ना बताया जाए कि वेदर गिवन प्रेफरेंस शेयर्स आर क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव, तो उन्हें क्या ट्रीट किया जाएगा, उन्हें ट्रीट किया जाएगा एज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ट्रीट किया जाएगा। क्लियर है। यस सर। नाउ नेक्स्ट कम आउट विद पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। नसीब पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या होते हैं, आप सबको मालूम है कि प्रेफरेंस के आगे एक कूपन रेट होता है, लेट्स से 9%। तो इसका मतलब ये हो गया कि द होल्डर ऑफ प्रेफरेंस शेयर विल गेट डिविडेंड ऑफ 9% एनुअली। ठीक है, तो ये फिक्स्ड हो जाता है बेटा, ये फिक्स्ड हो जाता है। अब पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर की एक खास बात होती है, और वो क्या होती है कि उन्हें ये 9% तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस दे ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द सरप्लस। क्या मतलब है सर इस बात का, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं। मान लें कंपनी के पास 20 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है, और कंपनी ने सबको रीपे कर दिया, सबको रीपे कर दिया, और कंपनी के पास 10 करोड़ का क्या पड़ा हुआ है, सरप्लस। अब नॉर्मली क्या होता है, वैसे तो आपको मालूम होगा कि सरप्लस जो होता है वो सारा का सारा किसका होता है, ऑर्डिनरी वालों का होता है। सरप्लस जो बच जाता है वो सारा किसका होता है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का होता है। लेकिन अब लॉ कहता है कि इन केस अगर ये पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो इनको फिक्स्ड डिविडेंड के साथ साथ इस सरप्लस में भी कुछ हिस्सेदारी मिल जाएगी। तो इसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। Those preference shareholder, those who participate in the surplus of the companies are called as participating preference shares। लेकिन अगर मैं कहूं कि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, हम तो आपको फिक्स 9% ही देंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। क्या बोलते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर है, वेरी वेल डन। तो हमने दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया, एक पार्टिसिपेटिंग और दूसरा नॉन पार्टिसिपेटिंग। क्लियर है, तो आप पढ़ सकते हैं participating preference shares are unique type of preference shares which has the additional benefit of participating in the profit। यहां पे profit से मेरा क्या मतलब है, सरप्लस। ठीक है जी, ठीक है सर। और अब बच्चा कहता है सर एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो प्रेफरेंस शेयर्स को क्या माना जाएगा, ऑलवेज नॉन पार्टिसिपेटिंग। ऑलवेज क्या माना जाता है, नॉन पार्टिसिपेटिंग। क्यूमुलेटिव बट नॉन पार्टिसिपेटिंग, क्यूमुलेटिव बट नॉन पार्टिसिपेटिंग। क्या सबको क्लियर है या नहीं, बोलो जल्दी बोलो। यस प्लीज, वेरी वेल डन। फिर आ जाता है कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। अब बच्चा कहता है सर व्हाट इज कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल। देखो नाम से ही क्लियर है, कन्वर्टेबल का मतलब होता है दोज प्रेफरेंस शेयर्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स, सो दैट प्रेफरेंस शेयर विल बी कॉल्ड एज कन्वर्टेबल। लेकिन जिन्हें आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे ऑर्डिनरी शेयर्स में, उसको बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल। उनको क्या बोलते हैं, नॉन कन्वर्टेबल। तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैव द सिमिलर कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर। दीज शेयर पोसेसेस एन ऑप्शन और राइट वेयर बाय दे कैन बी कन्वर्टेड टू दी ऑर्डिनरी शेयर्स। क्लियर है, यस सर। तो ये हमारा हो गया फिनिश। अब आ जाता है कि किन सर्कमस्टांसेस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास राइट ऑफ वोटिंग्स अवेलेबल होते हैं। राइट ऑफ वोटिंग्स कब होते हैं टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, दैट इज माई अनदर क्वेश्चन। तो बड़े आराम से सुनेंगे। उन्होंने कहा एज पर 47(2) इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास क्या होता है, राइट टू वोट। पहला कहता है अगर मान लो मीटिंग चल रही थी और एक रेजोल्यूशन रखा गया जो कि डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा था राइट ऑफ हिज प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब अगर कोई ऐसा रेजोल्यूशन
जो डायरेक्टली प्रेफरेंस शेयर होल्डर के राइट्स को अफेक्ट करेगा, अगर ऐसा कोई भी रेजोल्यूशन प्लेस किया जाएगा बिफोर दैट मीटिंग, तो इन दैट केस प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास राइट आ जाता है उन रेजोल्यूशंस के ऊपर वोटिंग करने का। क्लियर है? यस सर। या फिर कोई ऐसा रेजोल्यूशन जो कि रिलेटेड टू वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी होगा, या रीपेमेंट या रिडक्शन ऑफ इट्स इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगा। तो अगर मान लो कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन मीटिंग में रखा गया है जो कि या तो वाइंडिंग अप से बिलोंग कर रहा है, या रिडक्शन से, या रीपेमेंट से ऑफ इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो उसमें भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है उसके पास राइट आ जाता है टू वोट। और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आया था इस बार, वेयर डिविडेंड हैज नॉट बीन पेड सच क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर फॉर 2 ईयर और मोर, 2 साल या उससे ज्यादा अगर आपने प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड नहीं पे करा, तो उसके पास राइट आ जाता है कि अब वो भी लाइक ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स वोटिंग कर सकता है। क्लियर है? यस सर। सो देयर आर 3 डिफरेंट सिचुएशंस वेयर अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास राइट टू वोट आ जाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास क्या आ जाता है? राइट टू वोट। तो मैंने कहा डिविडेंड अगर उसको नहीं दिया गया फॉर 2 कंसेक्यूटिव या मोर देन 2 ईयर्स, तो उसके पास राइट टू वोट आ जाएगा। या फिर रेजोल्यूशन रिलेटेड टू कंपनी का वाइंडिंग अप था, या फिर रीपेमेंट या रिडक्शन ऑफ इक्विटी या प्रेफरेंस था, या फिर कोई ऐसा रेजोल्यूशन जिसको प्लेस किया गया था बिफोर द मीटिंग जो कि डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा था राइट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास राइट आ जाता है टू पार्टिसिपेट इन वोटिंग ऑल्सो। क्लियर है? यस सर। अब वो कहता है व्हाट आर द राइट्स ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स। वो कहते हैं दे एंजॉय द प्रेफरेंशियल राइट्स ओवर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ये आपको मैंने बता दिया है, ये कुछ भी नहीं है, आप कर सकते हो इसको। ठीक है? ओके 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 ओके। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ भी आपको दिक्कत आएगी। अब आ जाते हैं यूज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। चलो ये भी हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि इसका प्रेफरेंस शेयर से कोई लेना देना नहीं है। चलो ऊपर हेडिंग डालेंगे इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। यूज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम वैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट फिलहाल प्रेफरेंस शेयर करते समय हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? ठीक है सर। अब आ जाते हैं, पहले मैंने कहा चैप्टर का नाम है इशू एंड रिडम्पशन, तो पहले हम इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की बात करेंगे। ठीक है? अब इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर की आप जब भी बात करेंगे ना, तो इसके जो प्रोविजन है दे आर कंटेन्ड इन सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। आप सबको मालूम है कि कोई भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर कब इशू कर सकती है? नंबर 1, लिमिटेड बाय शेयर्स होनी चाहिए, ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल होना चाहिए। लिमिटेड बाय शेयर, ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल, शब्दों पे ध्यान देंगे बिकॉज एवरी शब्द इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। ठीक है ना? एवरी शब्द इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, ध्यान रखना। पहला, एनी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, नंबर 1, ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल होनी चाहिए, issue preference shares which are liable to be redeemed within a period not exceeding 20 years। आप सबको मालूम है कि कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती, तो दैट मस्ट बी रिडीमेबल, और वो रिडीमेबल होने चाहिए विद इन अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 20 ईयर्स, विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 20। अब बच्चा कहता है कि सर एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दे और 20 साल से बाद में वो रिडीमेबल हो? तो यस, अगर आपको याद हो तो एक केस हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो कौन सा, कि अगर तो वो कंपनी इन्वॉल्व है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, तो फिर उस केस में इट कैन बी रिडीमेबल बियॉन्ड 20 ईयर्स बट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स विद अ कंडीशन दैट फ्रॉम 21st ईयर ऑनवर्ड हर साल आपको 10% का रिडम्पशन करना पड़ेगा, ताकि 30 साल तक आते आते वो पूरी तरह से क्या हो जाए? रिडीम्ड हो जाए। क्लियर है? यस सर। अब आ जाते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पोर्शन जो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको चार्ट बना देता हूं, आप वहीं से समझ लीजिए। ठीक है? लिखना शुरू करेंगे। देखो, जब भी हम टॉक करेंगे अबाउट रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स,
हमेशा याद रखना कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जब भी हम कर रहे हैं तो अगेन इट इज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, अ टाइप ऑफ रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। क्यों सर? पहले जो शेयर कैपिटल थी, मान लो 2 करोड़ थी, जिसमें से 50 लाख अब आप रिडीम करने जा रहे हो, रीपे करने जा रहे हो, तो शेयर कैपिटल हमारी रिड्यूस हो जाएगी, बिल्कुल। तो इट इज अ टाइप ऑफ रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। एंड हमेशा मेरी बात याद कर लीजिएगा कि जब भी रिडक्शन इन शेयर कैपिटल की बात होती है, जब भी रिडक्शन इन शेयर कैपिटल की बात होती है, तो उस कैपिटल को इंटैक्ट रखना पड़ता है, उन कैपिटल को हमें इंटैक्ट करना पड़ता है। और उसके लिए हमारे पास दो ही मेथड होते हैं, या तो हम रिडम्पशन करेंगे आउट ऑफ प्रॉफिट्स, या फिर हम रिडम्पशन करेंगे बाय फ्रेश इशू। ठीक है जी। और ऐसा भी हो सकता है कि वी कैन मेक अ कॉम्बिनेशन दैट कुछ रिडम्पशन की जाए आउट ऑफ प्रॉफिट एंड कुछ को हम करें बाय फ्रेश इशू। ठीक है जी। ठीक है सर। अब बच्चा कहता है सर एक बात बताओ, अगर हमने रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट किया तो कैपिटल इंटैक्ट कैसे हो रही है? तो सुनिए ध्यान से। अब लॉ कहते हैं कि अगर आप आउट ऑफ प्रॉफिट, अगर आप आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन करेंगे तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, और वो ये कि जब भी हम रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट करते हैं ना, तो जितना भी नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड होगा, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड, ध्यान रखेंगे, टू बी रिडीम्ड, जितना भी नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड होगा, प्लीज ध्यान रखना है आपने, वो आपको सीआरआर में ट्रांसफर करना है। सर ये तो आपने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बायबैक में भी बताया था। बिल्कुल सर, बायबैक भी अ टाइप ऑफ शेयर कैपिटल रिडक्शन था, प्रेफरेंस शेयर भी अ टाइप ऑफ शेयर कैपिटल रिडक्शन है। तो दोनों के अंदर नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स जो बायबैक होगा, या नॉमिनल वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स जो आप रिडीम करोगे, उतना अमाउंट आपको सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ता है, इन केस अगर आप रिडम्पशन या बायबैक करोगे आउट ऑफ प्रॉफिट्स। फर्क बता देता हूं क्या था। जब हम बायबैक पढ़ते थे सेक्शन 68, तो वहां पर मैंने आपसे कहा था कि प्रॉफिट के साथ साथ आप सिक्योरिटी प्रीमियम भी इस्तेमाल कर सकते हो फॉर द पर्पसेस ऑफ सीआरआर, याद आ रहा है? लेकिन याद रखना, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में यूज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं होता है फॉर द पर्पसेस ऑफ सीआरआर। तो ये आपको ध्यान रखना है, गांठ बांध लीजिएगा इस बात को, नहीं तो बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। क्लियर है? तो इन केस ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हम हमेशा डिविजिबल प्रॉफिट्स लेते हैं विच आर अदरवाइज अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स। वी डू नॉट कंसिडरेशन में क्या नहीं लेते हम, वी डू नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन सिक्योरिटी प्रीमियम। बट बायबैक में हम डिविजिबल प्रॉफिट के साथ साथ सिक्योरिटी प्रीमियम भी लेते थे फॉर द पर्पसेज ऑफ क्रिएटिंग सीआरआर। क्लियर है? यस सर। और सर फ्रेश इशू क्या होता है वो तो आपको मालूम ही है, कि अगर मान लीजिए आप एक चीज रिडीम कर रहे हो तो आप क्या करो, उतना ही फ्रेश इशू कर लो, तो फिर उस केस में हम मान के चलेंगे कि कैपिटल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंटैक्ट, सो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है ना? ठीक है सर, बिल्कुल समझ आ गया। ओके फाइन। तो अब ये लिखा हुआ है प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम आउट ओनली व्हेन दे आर फुल्ली पेड अप। ये तो शायद आपको मालूम होगा कि पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन नहीं होता बेटा। पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स का कभी भी रिडम्पशन नहीं होता। तो प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन कब होगा? व्हेन दे आर फुल्ली पेड अप। कम ऑन, व्हेन दे आर फुल्ली पेड अप। ठीक है जी। अब मेथड कौन से है? एक आउट ऑफ प्रॉफिट जो कि अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिविडेंड होगा, याद रखना, क्योंकि ये डिविजिबल प्रॉफिट्स की बात कर रहा है तो यहां पे प्रीमियम नहीं आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। या आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स जो कि मेड फॉर द पर्पसेस ऑफ सच रिडम्पशन। या तो आप फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स करोगे, या फिर प्रॉफिट ऑफ कंपनी विच इज अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, ऑल्सो कॉल्ड एज डिविजिबल प्रॉफिट्स। क्लियर है? अगर आपने ये यूज करा तो आपको मैंने बताया था कि आपको नॉमिनल वैल्यू को कहां ट्रांसफर करेगा, सीआरआर में करना पड़ेगा। ये कहां लिखा था सर? सेक्शन 69 में लिखा हुआ था। क्लियर है? अच्छा, और सीआरआर जो आपके पास पड़ा होता है उसको आप क्या यूज कर सकते हो? बिल्कुल सही, फॉर इशुइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। कम ऑन, फॉर इशुइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर आप सीआरआर का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है जी, वेरी गुड। अब यहाँ पे कुछ बातें बताई गई हैं, अब ये मैं आपको अभी नहीं बता रहा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ऊपर हेडिंग डालेंगे जर्नल एंट्रीज, क्योंकि ये बातें आपको तभी समझ आएंगी जब आपको जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन समझ आएगा। ठीक है जी, जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। देखो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट,
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक। सिंपल। तो ये दो एंट्रीज तो आपको समझ आती है। ये कब करनी है? अगर रिडम्पशन एट प्रीमियम है तो। बच्चा कहता है सर अगर रिडम्पशन पार पे होता तो सर फिर क्या होता? फिर तो और आसान हो जाता। क्या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो जाता और फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक हो जाता। इसका मतलब इन केस अगर हम रिडम्पशन पार पे करेंगे सो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीमियम विच इज टू बी डेबिटेड ओवर हियर। ठीक है सर? यस सर, समझ आ गया। अगला पॉइंट देखेंगे इसी के अंदर। अब बच्चा कहता है सर इन केस अगर मुझे रिडम्पशन के लिए पैसा चाहिए, पैसा। अब देखो यहां पर मैं दो वर्ड यूज करूंगा, ध्यान से सुनना। एक होता है बच्चे सोर्स और एक होता है रिसोर्स। लिख लीजिए, सोर्स रिसोर्स। लिखो फटाफट से, सोर्स रिसोर्स। जब हम बात करेंगे अबाउट सोर्स की, जब भी वी आर टॉकिंग अबाउट सोर्स, तो सोर्स से क्या मतलब होता है? लिख लीजिए, सोर्स का मतलब होता है कि हमें रिडम्पशन कैसे करनी है। लाइक आउट ऑफ प्रॉफिट्स करनी है, या आउट ऑफ हमें फ्रेश प्रोसीड्स करनी है, या फिर हमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो दैट इज सोर्स। तो इसका मतलब अगर कभी भी मैं आपसे बोलूंगा कि सोर्स चेक करो, सोर्स चेक करो, तो इसका मतलब आप ये चेक करोगे कि आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट्स कितने पड़े हुए हैं जिससे आप सीआरआर क्रिएट कर सको। लेकिन जब मैं रिसोर्स की बात करूंगा तो मैं बात करूंगा पैसे की, पैसे की बात करूंगा। क्योंकि खाली प्रॉफिट पड़ा होना, आपके पास किताबों में प्रॉफिट पड़ा हुआ है, डज नॉट मीन कि आप रिडीम कर दोगे ना। क्या रिडम्पशन करने के लिए हमें पैसा भी चाहिए होगा। तो इसका मतलब जब हम रिडम्पशन की एंट्रीज पास करते हैं तो उनमें से कुछ एंट्रीज फॉर रिसोर्स होती है और कुछ एंट्रीज फॉर सोर्स होती है। तो मैं आपको कुछ सिचुएशन दे रहा हूं, आपने मुझे चैट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है? आप बताना कहां मैं ये पास करूंगा। क्लियर है? अगर मैं आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दूं कि मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बेचा, इन्वेस्टमेंट्स को बेचा, तो मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट्स को बेचने पर हमने किस चीज को कंप्लाई करा, सोर्स या रिसोर्स? वेरी वेल डन, रिसोर्स। तो अगर मैं आपसे बोलूं इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री क्या होगी, तो आपने लिख दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, और डेफिनेटली जो भी इसका गेन या लॉस होगा वो पी एंड एल डेबिट या क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है सर? ठीक है। और अगर मैं कहूं कि मेरे पास पी एंड एल के अंदर फॉर द पर्पसेज ऑफ सीआरआर 50,000 पड़ा हुआ है, तो मुझे बताओ एम आई टॉकिंग अबाउट रिसोर्स और सोर्स? सोर्स। तो आपने पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर कर दिया अगर, तो दैट मींस दिस इज द एंट्री फॉर सोर्स एंड दिस इज द एंट्री फॉर रिसोर्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर आप ये कहना चाह रहे हो कि जब भी हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं, सो either we are passing the journal for the purposes of source और either we are passing for the purposes of resource। बिल्कुल सर, मैं यही कहना चाह रहा हूं। और यहां पर भी आपको ध्यान देना है कि रिडम्पशन की जो जर्नल एंट्रीज होती हैं हमारे पास, वो कुछ इस प्रकार होती हैं जो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। और इसके अलावा जितनी भी एंट्रीज होंगी या तो वो सोर्स की होंगी या फिर वो रिसोर्स की होंगी। ये मैं प्रूव कर दूंगा जब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। क्लियर है? यस सर। चलिए, अब एक मुद्दा हमारे सामने आ रहा है, वो क्या कि सर यार एक बात बताओ, जब हम रिडम्पशन करते हैं एट प्रीमियम, है ना, जब हम रिडम्पशन करते हैं एट प्रीमियम, तो ये जो प्रीमियम होता है जो हमें एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन पे करना होता है, इसको हम राइट ऑफ कैसे करते हैं? हाउ वी विल राइट ऑफ दिस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो हम पे कर रहे थे एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। तो इसको राइट ऑफ कैसे किया जाएगा, इसके लिए ये मैंने आपको पढ़वाना था। तो आइए देखते हैं क्या लिखता है ये। हेडिंग है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कहते हैं जिन कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी कि जिन कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई कर रही होंगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, तो उन कंपनीज के लिए प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन शैल बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स बिफोर शेयर्स आर रिडीम। मतलब आपके पास जितने भी प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं उससे आप प्रीमियम को क्या कर देना, राइट ऑफ कर देना। मतलब ये कि आप सिंपली क्या करना,
पी एंड एल डेबिट कर देना, ठीक है, रिजर्व्स डेबिट कर देना, टू सिक्योरिटी जो भी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन था वो क्रेडिट कर देना, खत्म। तो यानी कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को आप कैंसिल किससे करोगे? आउट ऑफ, कम ऑन, आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है सर। अब वो कहते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ना, इशूड ऑन और बिफोर, अगर किसी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे थे ऑन या बिफोर कमेंसमेंट ऑफ 2013, कंपनीज एक्ट 2013 से पहले अगर आपने कभी भी प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करा था जिनका अब आप रिडम्पशन कर रहे हो, तो याद रखना इसमें हमें ये नहीं चेक करना होता कि वेदर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लायंट है या नहीं। एवरी टाइम लॉ कहता है कि आप या तो कर सकते हो आउट ऑफ प्रॉफिट या आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, जो आपकी किताबों में पड़ा हुआ है। तो वहां पर हम एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी प्रीमियम भी यूज कर सकते हैं और पी एंड एल भी यूज कर सकते हैं। वहां पर आपको ये चेक ही नहीं करना कि वेदर कंपनीज जो हैं उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लायंट है भी या नहीं है। तो इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर मान लेते हैं कि किसी भी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे थे बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, तो क्या उनके लिए हमें कुछ भी चेक नहीं करना? सिंपली हमें बताया जा रहा है कि प्रीमियम को राइट ऑफ किया जा सकता है या फिर विद द प्रॉफिट्स या फिर विद द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी प्रीमियम जो कंपनी के पास पड़ा होगा, बिल्कुल। लेकिन अगर 2013 एक्ट आने के बाद अगर किसी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू करे थे और अगर वो रिडीम करना चाह रही है, तो उसके लिए बस आपको ध्यान रखना है, चेक करना होगा कि वेदर वो एएस कंप्लायंट है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो फिर उनके लिए वही आंसर है जो 2013 से पहले था, यानी कि या तो प्रीमियम, हाँ जी, या तो प्रीमियम या फिर आउट ऑफ प्रॉफिट्स। यानी कि इन शॉर्ट है, सिर्फ एक ही ऐसी कंपनी है जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लायंट है, उसके लिए लॉ ने उसको दिया हुआ है कि आप राइट ऑफ करने के लिए पी एंड एल इस्तेमाल करें ना। बाकी केसेस में पी एंड एल या सिक्योरिटी प्रीमियम या कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू कैन बी यूज फॉर राइटिंग ऑफ द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्लियर है सर? ये सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इसलिए इनको ध्यान से समझते रहना, क्योंकि तभी आपसे सारे एमसीक्यू हो पाएंगे, नहीं तो आप एमसीक्यू नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? ठीक है सर, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये जो केसेस हैं, ये एंट्रीज जो दी हुई हैं मैंने आपको बता ही दी हैं, तो इसके अंदर मुझे लगता नहीं कि कोई एंट्री आपको बताने वाली है इसके अंदर, ऑलरेडी डन। देखो कौन कौन से प्रॉफिट अवेलेबल होते हैं फॉर सीआरआर, रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, इंश्योरेंस, ये सब रेवेन्यू प्रॉफिट्स होते हैं विच आर अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स। लेकिन याद रखना कौन सा यूज नहीं होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं होगा, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, कैपिटल रिजर्व, ये हम यूज नहीं कर सकते हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर है? ठीक है सर। तो दीज आर द डिविजिबल प्रॉफिट्स जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन ट्रांसफर द अमाउंट टू सीआरआर। क्लियर है? यस सर, बहुत बढ़िया बच्चे, वेरी वेल डन। लीजिए अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, तो अब मैं सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा, थ्योरी आप अपने आप ट्राई कर लेना। ठीक है? अच्छा, थ्योरी का एक पॉइंट रह गया है कि जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो हमारे पास प्रीमियम आता है, उस प्रीमियम का यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है, तो वो भी मैं करा ही देता हूं सेक्शन 52, फिर हमारी थ्योरी पूरी खत्म हो जाएगी। देखो कहते हैं जो भी सिक्योरिटी प्रीमियम आप रिसीव करते हो एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, उस सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज किया जा सकता है नंबर 1 फुल्ली पेड अप बोनस इशू में। बायबैक पहले ही बताया हुआ है, देखो मैंने बोनस भी पढ़ाया हुआ है, बायबैक भी पढ़ा हुआ है, तो आपको याद होगा फुल्ली पेड अप बोनस इशू में हम सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर लेते थे, बिल्कुल। सीआरआर यूज कर लेते थे, बिल्कुल। और बायबैक करते समय अंडर सेक्शन 68 क्या सिक्योरिटी प्रीमियम यूज होता था? बिल्कुल। तो ये तो दो आपको पता चल ही गए। तीसरा मैंने अभी अभी पढ़ाया कि अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा हुआ है तो दैट कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ प्रीमियम विच इज पेबल एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन के समय पे जो हमें प्रीमियम पे करना होता है उसको राइट ऑफ करने के लिए क्या एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल किया जा सकता है? आंसर इज यस। या फिर प्रीलिमिनरी खर्चों को राइट ऑफ करने के लिए, या फिर किसी तरह का कोई भी खर्चा, कमीशन, डिस्काउंट जो आपने एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर दिया होगा उसको राइट ऑफ करने के लिए भी वी कैन मेक द यूज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो मोटा मोटी तौर पे सिक्योरिटी प्रीमियम का कहाँ कहाँ यूज होता है? फुल्ली पेड अप बोनस, बायबैक, एंड फॉर राइटिंग ऑफ
द प्रीमियम विच इज पेबल एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। 3 तो आपको लर्न हो गए। इसके अलावा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, या फिर कोई भी अगर आपने एक्सपेंस बियर करे थे या फिर डिस्काउंट दिया था एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स या शेयर्स, उस केस में उसको भी राइट ऑफ करने के लिए आप एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। चलिए अब हम सीधा ही, क्योंकि कई बच्चों की मेरे को डिमांड आ रही थी कि सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बनते हमसे, वो आप करा दीजिए, तो मैं सीधा ही ना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे ही आ रहा हूं। आइए देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 36 देखना है आपने सबने। कहते हैं एक्स लिमिटेड ने 9008% प्रेफरेंस शेयर्स 10 रुपए ईच फुल्ली पेड अप, कंपनी की किताबों में ये पड़े हुए थे। कंपनी इनको रिडीम करना चाह रही है पार पे बाय इशू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। कंपनी कह रही है कि हम इनको रिडीम करना चाहते हैं और उसके लिए हम सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को इशू करेंगे। आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ कितने इक्विटी शेयर हमें इशू करने पड़ेंगे अगर नया जो शेयर है वो 12 रुपए का था फॉर अ प्रीमियम इंक्लूडिंग 2 रुपए। ठीक है जी। अब बड़े आराम से समझना है आपने, क्या करना है हमें। देखो आप मुझे बताओ सबसे पहले नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम कितना है? 9 लाख। ठीक है ना? तो हमें ना इंटैक्ट भी कितना करना है? 9 लाख रुपए। ये ध्यान रखना, भले ही हमने इसको प्रीमियम देना है, भले ही हमने क्या देना है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन देना है, लेकिन हमें इंटैक्ट हमेशा क्या करनी होती है? नॉमिनल वैल्यू। सारे बोलेंगे इंटैक्ट किसको करना होता है? नॉमिनल वैल्यू को इंटैक्ट करना होता है। ठीक है। अब मैंने कहा नॉमिनल वैल्यू को इंटैक्ट करने के लिए 2 रास्ते थे, या तो आप आउट ऑफ प्रॉफिट्स करोगे। अगर आप आउट ऑफ प्रॉफिट कर लेते तो डेफिनेटली हम सीआरआर क्रिएट कर देते, बट क्वेश्चन में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, तो मैं मान के चल रहा हूं कि वी आर नॉट रिडीमिंग आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो फिर कैपिटल को इंटैक्ट करने का एक ही रास्ता रह गया, और वो क्या था? फ्रेश इशू। मुद्दा ये है कि अगर हमें फ्रेश इशू लाना है, अगर हमें क्या लाना है? फ्रेश इशू लाना है, तो फ्रेश इशू लाने के लिए आप मुझे बताएंगे कितनी कैपिटल है जो आपको इशू करनी पड़ेगी? दैट इज 9 लाख रुपीस। कितनी कैपिटल हमें इशू करनी पड़ेगी? 9 लाख रुपीस। क्योंकि 9 लाख रुपए इंटैक्ट करने के लिए क्या हमें 9 लाख की कैपिटल ही हमें चाहिए होगी? बिल्कुल। डिवाइड बाय करेंगे आप हमेशा फेस वैल्यू, याद रखना हमेशा किससे करना है? फेस वैल्यू से डिवाइड करना है टू फाइंड आउट नंबर ऑफ शेयर्स। भले ही नया शेयर 12 रुपए में इशू हो रहा था, लेकिन जब भी मैं आपसे पूछूंगा बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करने पड़ेंगे, तो आप हमेशा डिवाइड किससे करेंगे? फेस वैल्यू से इशू करें, डिवाइड करेंगे। तो 9 लाख डिवाइड बाय 10 रुपए, तो द करेक्ट आंसर इज 90,000। 90,000। एक मैं आपको तरीका और बता सकता हूं, ध्यान से सुनना। क्या? देखिए जब भी हमें कोई क्वेश्चन आएगा ना प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन का, या तो वो सोर्स के लिए होगा या रिसोर्स के लिए होगा। क्या मतलब है? या तो हम फ्रेश इशू इसलिए कर रहे होंगे कि हमें पैसा चाहिए, रिसोर्स चाहिए, या फिर हमें कंप्लाई करना है। सर क्या मतलब है सर? डिटेल में समझाओ। आओ मैं आपको बताता हूं। मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा और उसको 2 तरीके से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, देखते हैं कैसे। मान लेते हैं कि कंपनी के पास 10,000 9% प्रेफरेंस शेयर्स 100 रुपए ईच आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, जिसे कंपनी ने रिडीम करना है 10% पे, प्रीमियम पे। ठीक है, और कंपनी के पास P&L पड़ा हुआ है पूरा का पूरा 10 लाख रुपया, लेकिन कंपनी के पास ना बैंक में सिर्फ 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं। मेरा क्वेश्चन पहले ध्यान से समझिए, क्वेश्चन को पहले सुनना है आपने ध्यान से। मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड? बच्चा कहता है सर 10,000 इंटू 100, सर 10 लाख। ठीक है, तो सोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो हमें इंटैक्ट कितना करना है? 10 लाख। ठीक है, लेकिन कौन मुझे बताएगा पेमेंट कितनी करनी है, यानी कि फंड कितना चाहिए, रोकड़ा कितना चाहिए, रिसोर्स कितना चाहिए? तो बच्चा कहता है सर 10 लाख एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, यानी कि 11 लाख हमें रिसोर्स चाहिए। क्वेश्चन को पढ़ना जिसको आ गया, सर आप लोगों ने रट्टे मारे हुए इसलिए आपको समझ नहीं आती। प्रेफरेंस शेयर का जब भी क्वेश्चन आता है तो पहले माइंड को सेट करो कि आपको जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें सोर्स कितना चाहिए और रिसोर्स कितना चाहिए।
क्लियर हो गया? यस सर। सर साफ समझ आ रहा है कि 10 लाख रुपए का कैपिटल इंटैक्ट करना है तो दैट इज माय सोर्स, और रिसोर्स की जब हम बात करेंगे तो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट फंड कितना चाहिए। तो इन दिस क्वेश्चन फंड रिक्वायर्ड इज 11 लाख, जबकि हमें इंटैक्ट करना है रुपीस 10 लाख। बहुत बढ़िया बच्चे, शानदार, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मेरा अगला क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अब बच्चा कहता है सर एक बात बताओ, सर पी एंड एल में पूरा 10 लाख पड़ा हुआ है, तो क्या हम इसको आउट ऑफ प्रॉफिट अगर रिडीम कर दें, तो क्या पी एंड एल टू सी आर आर अगर हम कर दें, तो क्या हमारा सोर्स वाला मैटर क्लोज हो गया? बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, सोर्स वाला मैटर क्लोज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पी एंड एल में सफिशिएंट पैसा पड़ा हुआ था जिससे हम सी आर आर क्रिएट कर सकते थे। मुद्दा कहां पे है, कहां फंस रहे हो ये बताओ। सर पैसा पेमेंट के लिए नहीं है, यानी कि आपकी प्रॉब्लम सोर्स नहीं थी, आपकी प्रॉब्लम क्या थी? रिसोर्स थी। सबको समझ आ रहा है? यस सर। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर आप पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि कंपनी फ्रेश इशू करना चाह रही है, 10 रुपए वाला शेयर 2 रुपए प्रीमियम 12 रुपए में इशू करेगी, या 10 रुपए वाला शेयर 1 रुपया प्रीमियम यानी कि कंपनी 11 रुपए में इशू करेगी, जैसे मर्जी ले लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो 2 ही ले लो आप। मेरा क्वेश्चन को पहले आंसर कौन करेगा कि यहां पर फ्रेश इशू की जरूरत क्या पड़ रही है, पहले ये बताओ, क्योंकि आपका कंप्लायंस तो पूरा हो चुका है। बच्चा कहता है सर रीपेमेंट कंप्लायंस पूरी करने से थोड़ा होगी, रीपेमेंट तो पैसों से होती है। बिल्कुल सही जवाब। तो यहां पर जब हम फ्रेश इशू की बातें कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या हमें कंप्लायंस पूरी करनी है इसलिए हम फ्रेश इशू कर रहे हैं, या रोकड़ा चाहिए? सर रोकड़ा चाहिए, पैसा चाहिए। क्लियर है? यस सर। तो अगर इस क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन आ जाता फाइंड नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, फाइंड नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, अगर ये क्वेश्चन में आ जाता कितने शेयर मुझे इशू करने पड़ेंगे, तो देखो अब हम कैसे निकालते। हम ऐसे निकालते कि प्रेफरेंस शेयर में रिसोर्स चाहिए 11 लाख, हमारे पास बैंक में कितना पड़ा हुआ है 2 लाख, तो शॉर्टेज कितनी है 9 लाख। वेरी गुड। अब 9 लाख हमारी शॉर्टेज आ रही है, डिवाइड बाय, हम लोग अब यहां पे फेस वैल्यू नहीं करनी। क्यों? क्योंकि आपका यहां पर मुद्दा इंटैक्ट करने से नहीं था, यहां पर आपका ऑब्जेक्टिव क्या था? पैसा। तो मुझे बताओ एक शेयर इशू करने में 12 रुपए आ रहे हैं, तो आप मुझे बताओ 9 लाख रुपए के लिए कितने शेयर इशू करोगे? तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा 9 लाख डिवाइड बाय 12, तो ये आ जाएगा मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स। सबको समझ आया? सर एक बार दोबारा बता दो। बिल्कुल समझ तो आ रहा है लेकिन कंफ्यूजन भी हो रही है। सर मुझे मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी और बड़े सारे एग्जाम्पल दूंगा, तब तक दूंगा जब तक आपको पूरा क्लियर ना हो जाए। ठीक है ना? दोबारा देखेंगे। मान लो एक कंपनी ने 9000 शेयर्स इशू करे हैं, 9000 शेयर इशू करे हैं, सॉरी 9000 प्रेफरेंस शेयर्स है जो कंपनी ने रिडीम करने हैं। ठीक है, 100 रुपए ईच। ठीक है सर, और वो भी एट प्रीमियम ऑफ 10%। डन। अगर मैं कहूं कि कंपनी के पास पैसा पड़ा हुआ है 20 लाख रुपया, जितना मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका जवाब देना है। पहले मुझे बताओ इतना पढ़ने पे सोर्स क्या, रिसोर्स क्या है? सोर्स सर 9000 शेयर इंटू 100, 9 लाख। सोर्स का मतलब कंप्लायंस, रिसोर्स मतलब पैसा कितना चाहिए रिडम्पशन के लिए? सर 9 लाख प्लस 10% यानी कि 9,90,000। बहुत बेहतरीन जवाब। पैसा कितना चाहिए? 990, और कंप्लायंस के लिए 9 लाख। बिल्कुल सही। सोर्स रिसोर्स। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में पैसा पड़ा कितना हुआ है? 20 लाख। सो देयर इज नो मैटर फॉर रिसोर्स। तो क्या क्वेश्चन रिसोर्स के लिए है? सर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पैसा बहुत पड़ा हुआ है। जब कंपनी के पास पैसा बहुत पड़ा हुआ है तो फ्रेश इशू का ऑब्जेक्टिव कभी भी ये नहीं होगा कि पैसा आए। क्या फ्रेश इशू अगर मैं अब करूंगा तो क्या मैं सोर्स के पर्पस से कर रहा हूं ताकि मेरी कंप्लायंस पूरी हो? क्या पल्ले पड़ गया? हाँ सर बिल्कुल समझ आ गया। इसका मतलब सर आप ये कह रहे हो कि क्वेश्चन में ये चेक करना बड़ा जरूरी है कि हम फ्रेश इशू जो लेकर आ रहे हैं वो सोर्स के लिए लेकर आ रहे हैं या रिसोर्स के लिए लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल याद रखना, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे, नहीं तो आपके पल्ले ही नहीं पड़ेगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में कब किस चीज से डिवाइड करते हैं टू फाइंड आउट क्या कि हमें कितना नंबर ऑफ शेयर इशू करने हैं। ठीक है जी? यस सर। अब मेरा अगला पॉइंट ध्यान से सुनेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। अगर मैं कहूं कि हमारे पास पी एंड एल में 2 लाख पड़ा हुआ है
और कंपनी चाहती है पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट एंड पार्टली आउट ऑफ फ्रेश इशू। और अब वो आपसे पूछ रहा है फाइंड नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। अगर हमें नया शेयर 10 रुपए वाला 2 रुपए प्रीमियम 12 में इशू करना है तो आराम से मुझे पहले ये चेक करके बताओ, ये क्वेश्चन पैसों के लिए फ्रेश इशू आ रहा था या सोर्स के लिए? सर पैसों के लिए नहीं आ रहा था क्योंकि पैसा बहुत पड़ा हुआ है। तो कंपनी को फ्रेश इशू की जरूरत क्यों आन पड़ी? सर कंपनी को फ्रेश इशू की जरूरत इसलिए आन पड़ी क्योंकि कंपनी को सोर्स कंप्लाई करना था। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। जब दिमाग में सोर्स आता है तो क्या 9 लाख दिमाग में आता है? राइट। जब दिमाग में रिसोर्स आता है तो दिमाग में 9,90,000 आता है। ठीक है, अभी क्योंकि माइंड में सोर्स आ रहा है तो क्या मैं 9 लाख लिख दूं? यस सर। अब आप मुझे बताएंगे आउट ऑफ दिस 9 लाख 2 लाख का तो मैं क्या क्रिएट कर सकता हूं? सीआरआर। बिल्कुल सही। तो बचा कितना? 7 लाख। तो मेरा क्वेश्चन है क्या फ्रेश इशू 7 लाख के लिए आ रहा है? बिल्कुल। तो 7 लाख डिवाइड बाय, अब मुझे बताओ इशू प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, हमेशा फेस वैल्यू। जब सोर्स के लिए क्वेश्चन आएगा तो हमेशा फेस वैल्यू। तो 7 लाख डिवाइड बाय 10 यानी कि आपको 70,000 शेयर इशू करने पड़ेंगे, ध्यान रखना। कुछ समझ आया? यस सर आ गया। सर अब ना एक काम करो, एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 हिस्से बना दो, हम दोनों सॉल्व करके दिखाएंगे। बहुत बढ़िया, ये होती है बात, ये होती है बात। जो बच्चा ऐसे बोलेगा ना सर देखो अब हम सॉल्व करके दिखाएंगे, वही है बच्चा जो जिंदगी में तरक्की करेगा। लिखो, 2 क्वेश्चन पैरेलल दे रहा हूं, ठीक है। कंपनी को 9,000 शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स हैं ये, कंपनी को रिडीम करने थे 100 रुपए ईच एट प्रीमियम ऑफ 10%। यहां पे भी यही है, कंपनी को 9,000 शेयर्स रिडीम करने थे 100 रुपए ईच एट प्रीमियम ऑफ 10%। सेम सेम क्वेश्चन है। यहां पर कंपनी के पास बैंक में सिर्फ पड़े हुए थे 2 लाख, ठीक है जी, और कंपनी के पास P&L में पड़ा हुआ था लेट से 12 लाख रुपया, ठीक है। और फिर लिखता है बताओ फ्रेश इशू अगर हमें 10+2 का करना हो तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स हम इशू करें सो दैट आफ्टर रिडम्पशन हमारे पास बैंक बैलेंस में 1 लाख रुपया बच जाए। रिडम्पशन के पास हमारे पास बैंक बैलेंस में कितने रुपए बचने चाहिए? 1 लाख रुपया। सो वी शुड हैव 1 लाख रुपीज आफ्टर रिडम्पशन इन आवर बैंक अकाउंट्स। ठीक है सर, यहां लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, बैंक में पड़ा हुआ है 50 लाख रुपया, P&L में पड़ा हुआ है 7 लाख। यहां पर भी यही है कि बताओ फ्रेश इशू कितना करना है? 10+2 आपको निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स सो दैट वी कैन यूज 5 लाख रुपीज आउट ऑफ P&L। हम P&L से 5 लाख यूज कर सकते हैं फॉर CRR। ये क्वेश्चन है बेटा। अब 2 मिनट के लिए पहले आराम से समझेंगे, फिर उसके बाद आप इसका लिख लीजिएगा, ठीक है ना। मुझे पहले बताओ क्वेश्चन चेक कैसे करते हैं। पहले हमेशा लिखते हैं सोर्स रिसोर्स, ठीक है। आप मुझे बताओ 9,000 शेयर 100 रुपए ईच, तो मेरा क्वेश्चन है क्या 90,000 रिसोर्स हो गया एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, यानी कि 90,000 नहीं 9 लाख, 9,90,000 हो गया रिसोर्स। मतलब इतना पैसा चाहिए और इतना कंप्लायंस सेम, 9 लाख 9,90,000। यहां तक क्लियर हो गया तो बताओ। ठीक है, अब आगे, अब आगे ध्यान से सुनते रहना। पार्ट वन में कंपनी के पास P&L में कितना था? 12। तो और कुछ नहीं बताया गया कि आप कितना यूज करो कितना ना करो, तो मैं मान के चल रहा हूं कि मैं CRR क्या पूरे 9 लाख से बना सकता हूं। तो इसका मतलब ये हो गया सोर्स के लिए तो ये क्वेश्चन नहीं था,
क्यों नहीं था सर? क्योंकि सोर्स तो अपने पास तैयार पड़ा हुआ था, वी कैन रिडीम आउट ऑफ प्रॉफिट्स, जो हमने कर दिया और उसकी हमने जर्नल एंट्री बना दी P&L टू CRR, बात खत्म हो जाती है। ठीक है सर। मुद्दा है पैसों का। हमारे पास पैसा कितना पड़ा हुआ है? 2 लाख। चाहिए कितना? 990। अब उसमें भी वो एक गड़बड़ कर रहा है। वो कह रहा है भैया बैंक बैलेंस 1 लाख बचना चाहिए। इसका मतलब दो में से भी आप यूज कितना कर सकते हो? 1 लाख। तो मेरा क्वेश्चन है, रिसोर्स चाहिए 990, अवेलेबल जो यूज कर सकते हो वो है 1 लाख। कैसे पता चला? 2 पड़ा था, लेकिन वो कहता है आफ्टर रिडम्पशन 1 पड़ा रहना चाहिए, तो आप 1 लाख ही इस्तेमाल कर पाओगे। तो क्या 890 रिसोर्स शॉर्ट मार रहा है? क्या इसके लिए हमें फ्रेश इशू लाना पड़ेगा? बिल्कुल। यहां पर फ्रेश इशू लाने की वजह सोर्स है या रिसोर्स? रिसोर्स मतलब रोकड़े की। अब जब रोकड़े की प्रॉब्लम है तो क्या हमें फ्रेश इशू में कितना रोकड़ा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, उस पर ध्यान देना है। तो मुझे बताओ, फ्रेश इशू में 10 रुपए आ रहे हैं या 12 रुपए आ रहे हैं? सर 12 रुपए आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? 8,90,000 डिवाइड बाई 12। जब भी रिसोर्स के लिए नंबर ऑफ शेयर निकालोगे तो डिवाइड बाय इशू प्राइस आएगा, ध्यान रखना। सर इससे बढ़िया नहीं समझा सकता मैं आपको। ये तो मैंने पूरा आपके खून में डाल दिया अब ये। ठीक है ना? ठीक है सर। अब मुझे बताओ, दूसरे क्वेश्चन में बैंक में पड़ा हुआ था 50 लाख, यानी कि रिसोर्स का तो कभी प्रॉब्लम था ही नहीं। हाँ, P&L में पड़ा था 7 लाख, जिसमें से आप यूज कर सकते हो सिर्फ 5 लाख। तो मेरा प्रॉब्लम सुनो क्या है, 9 में से 5 तो CRR में चला जाएगा। कितना बच गया? 4। तो क्या हमें 4 के लिए फ्रेश इशू करना पड़ रहा है? बिल्कुल। और यहां पे फ्रेश इशू की वजह कौन है? सोर्स, पैसा नहीं है। तो बेटा जब सोर्स होगा तो नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला क्या होगा? 4 लाख डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, सॉरी फेस वैल्यू, यानी कि नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे 40,000। तो यहाँ पे 40,000 शेयर इशू होंगे और यहाँ पे जो भी आपका आंसर आएगा। सर अगर ये समझ आ गया है तो ट्रस्ट मी, यही है प्रेफरेंस शेयर्स और कुछ भी नहीं है। पागल बनाते हैं लोग, बहुत कुछ है, ये है वो है। सर जिसको ये समझ आ गया, कोई भी क्वेश्चन छू लेना आपसे हो जाएगा वो। समझ आ रही है मेरी बात? यस सर, बिल्कुल समझ आ गया होगा, आई एम वेरी श्योर। और अब मैं चाहूंगा कि मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, आप करके दिखाएंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ अब आप कर सकते हो। ठीक है? अब एक क्वेश्चन मैं यहां से दिखाता हूं आपको। ठीक है? ड्यूरिंग 9-10 में एक्स लिमिटेड को इशू करना था 20,000 12% प्रेफरेंस शेयर, 10 रुपए ईच एट प्रीमियम ऑफ 5%। तो आराम आराम से देखेंगे, 20,000 इंटू 10 रुपए यानी कि 2 लाख, प्रीमियम ऑफ 5% यानी कि 210। 210 रिसोर्स हो गया, 2 लाख सोर्स हो गया। क्वेश्चन को पढ़कर जिसको इस तरह से अटेम्प्ट करना आ गया, जितना मर्जी लंबा क्वेश्चन हो आपसे आराम से हो जाएगा। ड्यूरिंग 14-15 कंपनी डिड नॉट हैव सफिशिएंट कैश रिसोर्सेज। देखो साफ लिख दिया उसने कि कंपनी के पास कैश नहीं था। इसका मतलब प्रॉब्लम रिसोर्स की है। प्रॉब्लम किसकी है? रिसोर्स की। टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स, सो इसने इशू कर दिए 10,000 शेयर, 14% डिवेंचर, 10 रुपए ईच एट प्रीमियम ऑफ 10%। 10,000 डिवेंचर इशू करे। मुझे बताओ, यहां पर जब डिवेंचर इशू करने की बात आ रही है तो पैसे के लिए डिवेंचर इशू हो रहे हैं, क्योंकि कंपनी के पास पैसे की प्रॉब्लम चल रही थी। ठीक है? अब आप मुझे बताओ, 10,000 10 रुपए ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, यानी कि 10,000 इंटू 11 करेंगे तो अपने पास फंड कितना आएगा, बस ये बता दो। तो 1,10,000 हमारे पास फंड आ जाएगा। बोलो, 10,000 10 रुपए ईच, 1 लाख, प्रीमियम ऑफ 10% यानी कि 1,10,000। तो 1,10,000 रुपया क्या डिवेंचर को इशू करने से हमारे पास आ गए? अभी भी हमारे को पैसा कितना चाहिए? 1 लाख। क्वेश्चन क्योंकि साइलेंट है तो मैं मान के चलूंगा इतना हमारे पास बैंक में अवेलेबल होगा। तो मेरा क्वेश्चन है, जब कंपनी ने रिसोर्स के लिए क्वेश्चन सॉल्व किया, किसके लिए सॉल्व किया? रिसोर्स के लिए। तो क्या हमने सिर्फ इसी पे काम किया? क्योंकि साफ लिखा हुआ था डिड नॉट हैव सफिशिएंट कैश रिसोर्स। बोलो। अब ये पूछ रहा है कि बताओ एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन कितना अमाउंट CRR में ट्रांसफर होगा, कितना अमाउंट CRR में ट्रांसफर होगा, ये पूछा गया। अब इसका आंसर हम कैसे देंगे, पहले समझिएगा। मुझे एक बात बताओ, क्या जब कंपनी ने डिवेंचर इशू करे तो क्या डिवेंचर इशू करने से क्या सोर्स, यानी कि क्या कोई कैपिटल इंटैक्ट हुई? नहीं हुई। क्योंकि हां, अगर कंपनी यहां पे इक्विटी इशू कर देती, इक्विटी, तो आपको मालूम है कि इक्विटी से दो निशाने,
एक तीर दो निशाने, कैसे? पैसा भी आता और कैपिटल इंटैक्ट भी होती। प्रेफरेंस इशू करती तो भी एक तीर दो निशाने, रिसोर्स एंड सोर्स क्या दोनों का काम हो जाता। लेकिन इसने तो क्या इशू कर दिया? डिबेंचर। तो डिबेंचर इशू करने से पैसा तो आया, लेकिन लेकिन आप समझ सकते हैं क्या सोर्स को अभी भी हमें पूरे 2 लाख से इंटैक्ट करना है। यस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ सीआरआर कितना ट्रांसफर होगा, सर तो हम ये मान के चलेंगे पूरा ही 2 लाख हमें सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर इस क्वेश्चन में फ्रेश इशू डिबेंचर का ना होता, इक्विटी का होता, तो आपको मालूम है क्या होता आंसर फिर? तो फिर भले ही हमारे पास इक्विटी में 10,000 शेयर, 10 रुपए ईच, 1 लाख की कैपिटल और 10,000 प्रीमियम, ऐसे ही होता ना, 1,10। तो रोकड़ा तो आया 1,10 और 1 लाख से हमारा सोर्स भी इंटैक्ट हो जाता, तो 2 में से 1 हमारा सोर्स इंटैक्ट हो जाता, तो बाकी सीआरआर हमें कितने का चाहिए होता? 1 लाख रुपीज का। सिंपल, समझ आ गया? तो इस तरह से मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं बनाकर, आप मुझे अपने आप करके दिखाओ, ठीक है? लिखो जरा। सपोज करो कंपनी ने 90,000 शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने हैं 10 रुपए ईच एट प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है, ठीक है। अब इस बार देखो क्वेश्चन क्या है कि कंपनी के पास ना सपोज करो शॉर्टेज चल रही थी कैश की। अच्छा मुझे तो इसमें सोर्स कितना है? 9 लाख। रिसोर्स कितना है? 990। और अगर मैं कहूं शॉर्टेज चल रही थी कैश की, तो इसीलिए कंपनी ने क्या किया, जितना शॉर्टेज था उसके लिए कंपनी ने एक फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी कर दिया। कितना? सर उन्होंने 50,000 इक्विटी शेयर इशू कर दिए 10 रुपए ईच एट 12 रुपए में। अब सोच के बताना क्या हुआ। सर एक तीर दो निशाने, कैसे? इक्विटी इशू करने से 50,000 इंटू 10, 5 लाख से तो कैपिटल इंटैक्ट हो गई, और 50,000 इंटू 12 क्या 6 लाख रुपए से रोकड़ा भी आ गया। ये जो रोकड़ा है वो तो यहां काम आएगा। ये 5 लाख क्या ऑलरेडी इंटैक्ट हो चुकी है? मुझे इंटैक्ट कितने से करनी थी? 9 से। क्या ऑलरेडी 5 से इंटैक्ट हो चुकी है? बिल्कुल। बस इतना बता दो मुझे सीआरआर के लिए कितना चाहिए? 4 लाख। तो इस क्वेश्चन में अगर पेपर में आ जाता है बताओ कितना अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू सीआरआर, तो आपने आंसर क्या देना है? 4 लाख रुपए। कैसे आया समझ आया? 9 लाख में से 5 अपने आप इंटैक्ट हो गया, क्योंकि फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी जब किया तो क्या इतने से कैपिटल इंटैक्ट हुई, और जब इतने से कैपिटल इंटैक्ट हुई तो बाय डिफॉल्ट 9 में से 5 इंटैक्ट हो गया, तो बचा कितना? 4। क्या वो 4 हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पर? सीआरआर में। तो पेपर में रिडम्पशन पे क्वेश्चन कैसे आता है समझो। या तो वो आपसे पूछेगा फाइंड नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, या वो ये पूछेगा फाइंड आउट कितना अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू सीआरआर। इस तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। क्या सबको क्लियर है या नहीं? जल्दी बोलो फटाफट से, दोबारा देखते हैं। कंपनी के पास 3,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए ईच फुल्ली पेड अप थे। कंपनी ने इशू करा 25,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए ईच एट पार, और 1,000 डिवेंचर 100 रुपए ईच। बताओ सीआरआर में कितना जाएगा? आराम से देखना। पहले मुझे बताओ 3,000 100 रुपए ईच, यानी कि 3 लाख रुपए का हमें सोर्स चाहिए। ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ कंपनी ने 25,000 इक्विटी शेयर इशू करे 10 रुपए ईच, तो बेटा मुझे एक बात और, 2.5 लाख रुपया क्या रिसोर्स प्लस सोर्स दोनों हो गए, और 1,000 डिवेंचर इशू करे 100 रुपए ईच, 1 लाख। ये डिवेंचर सिर्फ किसका काम करेगा? रिसोर्स का काम करेगा। तो मुझे बताओ सोर्स कितना तैयार हो गया? 2.5 लाख रुपए। तो कितना रह गया? 50,000 रुपए। क्या वो हमें सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा? तो करेक्ट आंसर इज 50,000 रुपए। समझ आ गया या नहीं? अब आपने देखो ये क्वेश्चन सारे ट्राई करो, आई एम वेरी श्योर ये हो जाएंगे। और अब आपने क्या करना है, आज ही रात को जो क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे आपने मुझे डाउट भेज देना, ठीक है ना? मैं कोशिश करूंगा कि कल टेस्ट से पहले मैं वो सॉल्व करा दूंगा आपको, राइट? जाते जाते मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, एंड आई वांट एवरीवन टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, ठीक है? 3 क्वेश्चन दूंगा, आराम से करिएगा, तसल्ली से करिएगा, ठीक है? लिखो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। 1 में फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ शेयर्स, दूसरे में भी फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ शेयर्स,
तीसरे में आपको पता लगाना है कितना अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू CRR। ठीक है जी, लिखना शुरू करेंगे। मान लो रिडीम करना है 9,000 प्रेफरेंस शेयर्स, 100 रुपये ईच, एट प्रीमियम ऑफ 20%। ठीक है, सब में सेम है। ओके, ठीक है। फर्स्ट केस में P&L में, रिजर्व में, सिक्योरिटी प्रीमियम में आपके पास पड़ा हुआ था P&L में 4 लाख, रिजर्व में 9 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम में 2 लाख। बैंक में पड़ा हुआ था 1 लाख रुपया। ठीक है, आपको पता लगाना है नंबर ऑफ शेयर्स। अगर फेस वैल्यू 10 रुपये, प्रीमियम 2 रुपये है, फ्रेश इशू कितने करने पड़ेंगे? अगर आफ्टर रिडम्पशन बैंक बैलेंस 20,000 होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन में भी आएगा कोई दिक्कत नहीं, आप फ्रैक्शन में आंसर दीजिएगा। केस 2, P&L में 4, रिजर्व में 1, सिक्योरिटी प्रीमियम में 3। ये पड़ा हुआ है। बैंक में पड़ा हुआ है 11 लाख। क्वेश्चन सेम है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करने पड़ेंगे? एट द रेट ऑफ 10 ईच, 2 रुपये प्रीमियम। अगर आफ्टर रिडम्पशन P&L में 1 लाख होना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है सर। बैंक में पड़ा हुआ था 4 लाख रुपया, 4 नहीं 580 पड़ा हुआ था। 5,80,000 ऑलरेडी बैंक में पड़ा हुआ था। P&L में भी पड़ा हुआ है 9 लाख रुपया, पड़ा हुआ है 9 लाख। बैंक में लेकिन कितना है? 580। फ्रेश इशू करा हमने 40,000 शेयर्स का, 10 रुपये ईच, एट प्रीमियम ऑफ 2 रुपये। हमने फ्रेश इशू करे हैं 40,000 शेयर, 10 रुपये ईच, प्रीमियम ऑफ 2 रुपये। फाइंड आउट CRR इफ मिनिमम P&L टू बी यूज्ड। मतलब P&L हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, लास्ट प्रायोरिटी है कि हम जरूरत पड़ेगी तो P&L यूज करेंगे, नहीं तो हम कोशिश करेंगे कि हम यहीं से इसको पूरा का पूरा क्या कर दे, राइट ऑफ कर दे। ठीक है जी। सो ये मेरा क्वेश्चन है, आपने इन तीनों का आंसर देना है और कोशिश करना है कि सारे MCQs जो आपकी बुक में दिए हुए हैं उनको आप तसल्ली से ट्राई करिएगा। आई एम वेरी श्योर हो जाएंगे आपसे। ठीक है, चलो, वेरी वेल डन। मिलते हैं आपसे कल टेस्ट में शाम को 7 बजे। उससे पहले मैं इशू ऑफ डिबेंचर्स की भी एक क्लास दूंगा, वो हो सकता है कि कल मॉर्निंग में आ जाएगी। ठीक है जी, चलो, थैंक यू वेरी मच।